हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल के कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स लेकर बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है एसेट। यानी हिंदी में बोले तो संपत्ति। एसेट हम किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग में एसेट मतलब एक इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे इनकम जनरेट किया जाता है या जिससे इनकम जनरेट हो रहा है। तो एक बिजनेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स इनकम जनरेट करके देने में मदद करता है वही उनके लिए एसेट यानी संपत्ति होता है। जैसे कैसा, एक बिजनेस के अंदर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो इनकम जनरेट में मदद करता है, इसीलिए हम उनको बिजनेस में एसेट बोल के मानते हैं, यानी एसेट बोल के कंसीडर करते हैं। तो व्हाट इज एन एसेट? एन इकोनॉमिक रिसोर्स used to generate income is known as asset। एक इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमारा इनकम जनरेट करता है या इनकम जनरेट करने में मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट। तो ये था व्हाट इज एन एसेट। अब हम बात करते हैं एसेट कितने प्रकार की होता है, इसका एग्जांपल। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इवन बैंक बैलेंस कैश ऑल्सो एसेट। क्यों? क्योंकि ये इनकम जनरेट करने में मदद करता है। जो भी इनकम जनरेट करने में मदद करेगा या इनकम जनरेट करके देगा वही हमारे लिए एसेट है। अब हम इस एसेट की टाइप लेकर बात करने जा रहे हैं। इसको इरेज कर दें। टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट कितने प्रकार की है ये हम 3 कैटेगरी में अभी डिवाइड करेंगे आपको। सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टेंजिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी के ऊपर बेस करके हम एसेट को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम ये लेके बात करेंगे। टेंजिबिलिटी मतलब होता है टचेबिलिटी, जिसको तुम टच कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो एसेट को आप टच कर पाओगे उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजिबल। जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल। बिल्कुल सही। इसमें 2 टाइप में बात करें, एक तो टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी टचेबल, जिसको आप छू सकते हो। इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते। हाँ, फिर भी ऐसा कर बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करता है। इसीलिए टेंजिबल ना होते हुए भी यानी टचेबल ना होते हुए भी वो आपके लिए संपत्ति है। कैसे? हम बात करते हैं। टेंजिबल एसेट तो आपको बताइए, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये जितना भी होगा ये सब क्या है? ये सब टेंजिबल एसेट है। क्यों? ये सब हम छू सकते हैं। बट इंटेंजिबल एसेट छू नहीं सकते, बट फिर भी हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति है। ऐसा कौन सा है? जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, प्रीवियस ईयर लॉस, ये सब क्या है? इंटेंजिबल। इनको हम छू नहीं सकते, बट फिर भी ये हमारे इनकम जनरेट करने में मदद करता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट।
गुडविल आप जानते हो, सुनाम, ख्याति, जिसकी वजह से एक बिजनेस, एक जैसा दो बिजनेस एक से दूसरा ज्यादा कमा रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो एक ही टाइप का दो बिजनेस जिसके वजह से एक से दूसरा ज्यादा कमा रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल को हम छू नहीं सकते, बट ये हमारे लिए क्या है? एक संपत्ति है। क्यों? हमारे बिजनेस में इनकम जनरेट करने में मदद कर रहा है। सेम एज इट इस तरीके से यहां पर मैंने गुडविल लिखा है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ट्रेडमार्क। आपने सुने होंगे, बिजनेस का नाम क्या है? ट्रेडमार्क लगा होता है। ट्रेडमार्क की वजह से बिजनेस का पहचान होता है और उस ट्रेड को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इसी कारण से ट्रेडमार्क लगाया जाता है, ताकि क्या हो, उसी पर्टिकुलर बिजनेस का एक ऑथेंटिकेशन रहे और एक ही टाइप में मोनोपोली चलते रहे। तो ये ट्रेडमार्क के द्वारा ही होता है। तो ट्रेडमार्क के द्वारा भी बिजनेस अलग से इनकम जनरेट करता है। तो ये भी हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है। प्रीवियस ईयर लॉस, पिछले साल का जो मेरा बिजनेस का लॉस है वो मेरे लिए एक संपत्ति है। क्यों? इस साल जो मेरा इनकम होगा उसमें से वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए वो हमारे लिए संपत्ति होता है, बट वो किसी और के लिए संपत्ति नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कॉपीराइट वगैरह आपने सुने होंगे। कॉपीराइट जो कॉपी करने का परमिशन होता है वो भी एक टाइप का इंटेंजिबल एसेट है नहीं? इसके अलावा आपका पेटेंट, ये भी आपने सुने होंगे। जो साइंटिफिक फॉर्मूला वगैरह होता है उसको भी पेटेंटेड किया जाता है, ताकि वो आप ही यूज कर पाए, कोई और आपके अलावा यूज ना कर पाए। तो जब पेटेंटेड होता है तब ये फैसिलिटी आपको मिलता है, तो वो भी आपको इनकम जनरेट करने में मदद करता है। इसी कारण से वो भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है। तो ये हो गया मेरा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ये किसके ऊपर हमने डिवाइडेड किए? ये हमने टेंजिबिलिटी के ऊपर यानी टचेबिलिटी के ऊपर बेस करके हमने दो डिवाइडेशन बताया। ये हमारा पहला कैटेगरी था, टेंजिबिलिटी, जिसके ऊपर बेस करके हमने दो टाइप में आपको एसेट को डिवाइड करके दिखाया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। टाइप बी, अकॉर्डिंग टू रियलाइजेबिलिटी। रियलाइजेबिलिटी यानी मार्केट वैल्यू, उस संपत्ति का मार्केट में क्या वैल्यू, उसके ऊपर बेस करके उसका डिवाइडेशन। रियलाइजेबिलिटी पर बेस करके एसेट को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो realizable asset एंड दूसरा fictitious asset। fictitious asset, रियलाइजेबल एसेट यानी जिस एसेट को हम मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट से पैसा मिलेगा, यानी रिकवर होगा, जिसका एक मार्केट वैल्यू है, वही हमारे लिए क्या होता है? रियलाइजेबल एसेट। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि एसेट है बट मार्केट वैल्यू नहीं? बिल्कुल हो सकता है। प्रीवियस ईयर लॉस आपका बिजनेस का, वो क्या है? वो आपके लिए संपत्ति है, बट मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो संपत्ति सिर्फ आपके लिए है, आपको बेनिफिट दे सकता है, दूसरों को बेनिफिट नहीं दे सकता। ऐसे संपत्ति जो आपके लिए वैल्यू रखता है बट दूसरे के लिए वैल्यू नहीं रखता, इधर और वो इंटेंजिबल भी है, ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। बिल्कुल सही। तो रियलाइजेबिलिटी के ऊपर बेस करके रियलाइजेबल तो ऑल एसेट है एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब अभी आपने बताया मैंने, प्रीवियस ईयर लॉस, जो भी होता है हमारे लिए क्या होता है? नॉन रियलाइजेबल, मतलब जिसको हम मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए संपत्ति है बट मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। ये था हमारा सेकंड कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू रियलाइजेबिलिटी। अब हम तीसरा कैटेगरी लेके बात करने जा रहे हैं। तीसरा कैटेगरी में हम बात करेंगे बैलेंस शीट पर्पस में। बैलेंस शीट पर्पस में एसेट को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है? बैलेंस शीट पर्पस, बैलेंस शीट पर्पस में हम एसेट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट और दूसरा हमारा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को शेड्यूल 6 बैलेंस शीट के हिसाब से नॉन करंट एसेट भी बोला जाता है।
यानी एक तो हो गया आपका फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट, दूसरा हमारा करंट एसेट। फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट किसको बोलेंगे? वो एसेट जो एक लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब एक पीरियड से ज्यादा समय तक जो हमारा इनकम जनरेट करने में मदद करेगा या इनकम जनरेट करेगा, ऐसे एसेट को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। वही जगह पर जो एसेट एक ही बार इनकम जनरेट करेगा या एक ही पीरियड में इनकम जनरेट करेगा या एक ही बार इनकम जनरेट करके खत्म हो जाएगा, ऐसे एसेट को हम बोलते हैं करंट एसेट। क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो एसेट जनरेट इनकम more than a period is considered as fixed asset, है कि नहीं? तो जो एक से ज्यादा पीरियड तक इनकम जनरेट करके देगा वही हमारे लिए फिक्स्ड एसेट। अब इसका एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या है? ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। क्यों? एक से ज्यादा समय काल तक ये हमारा इनकम जनरेट करने में मदद करेगा, इसीलिए वो हमारे लिए क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। उसी जगह पर करंट एसेट हमने किसको बोले? जो एक ही पीरियड तक या एक ही बार इनकम जनरेट करके खत्म हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट हो जाएगा। जनरेट इनकम फॉर वन टाइम और वन पीरियड। जो एक ही बार इनकम जनरेट करेगा या एक ही पीरियड में इनकम जनरेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे फिर? करंट एसेट। बिल्कुल सही। जैसे आपका बिजनेस का एग्जांपल, इन्वेंट्री या स्टॉक या डेटर या आपके पास जो कैश या बैंक बैलेंस है, ये सब क्या है? ये हमारा बिजनेस का करंट एसेट है। क्यों? एक ही बार इनकम जनरेट करेगा या एक ही पीरियड में इनकम जनरेट करके ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये हमारे लिए करंट एसेट। क्या है? करंट एसेट। अच्छा आप बताओ ना, अगर आम की पेड़ मैंने लगाया है तो वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होगा, ये करंट एसेट होगा? बिल्कुल सही, फिक्स्ड एसेट। क्यों? एक लंबे समय तक वो आपका इनकम जनरेट करके देते रहेगा, इसीलिए वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल सही है। बट वही जगह पर अगर हमने केले का पेड़ लगाया है तो केले का पौधा जो होता है वो एक ही बार फल देता है पूरा साल में, पूरा लाइफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। क्यों? एक ही बार इनकम देके खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये भी एक बार ही होता है कि नहीं? तो ये सब जो एक ही बार इनकम देके खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट। आपके पास जो डेटर है, आपका बिजनेस का जो डेटर है, वो एक ही बार आपको पैसा चुकाएगा, ये थोड़ी ना एक ही उधारी के लिए दो बार आपको पैसा देगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। इन्वेंट्री जो है, स्टॉक, आप एक बार बेचोगे पैसा आ जाएगा। हाँ, अलग अलग बार बार बेचोगे तो अलग कहानी है, वो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक स्टॉक को आप एक ही बार बेच सकते हो। कैश, मेरे पास 10 रुपए देके 10 रुपए का सामान मैं कितना परचेस कर सकता हूँ? एक ही बार परचेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए कैश जो है वो भी हमारे लिए करंट एसेट है। बैंक का बैलेंस भी सेम वजह से ये हमारे करंट एसेट है। क्यों? ये एक ही बार इसका परचेसिंग पावर है, एक ही बार ये आपके लिए इनकम जनरेट करके दे सकता है, दूसरी बार नहीं दे सकता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट हम किसको बोलते हैं? हमने आपको बताया जो एक लंबे समय तक आपको इनकम जनरेट करके देगा उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड तक इनकम जनरेट करके देगा वो हमारा करंट एसेट। तो अभी तक जो हमने सीखे एसेट के बारे में वो क्या क्या देखे, एक बार दोबारा बता देते हैं। पहला हमने बात करी अकॉर्डिंग टू टेंजिबिलिटी।
या टचेबिलिटी। टेंजिबिलिटी या टचेबिलिटी के ऊपर बेस करके हमने एसेट को दो टाइप में डिवाइड किए थे, एक तो टेंजिबल एसेट और दूसरा इंटेंजिबल एसेट। एक टचेबल नहीं है, अनटचेबल। इसको छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते। जो छू सकते हैं वो टेंजिबल है, जो नहीं छू सकते हैं वो इंटेंजिबल। बी दूसरा कैटेगरी। दूसरा हमने बताया था अकॉर्डिंग टू रियलाइजेबिलिटी। रियलाइजेबिलिटी के ऊपर भी हमने एसेट को दो टाइप में डिवाइड किए थे, एक तो रियलाइजेबल और दूसरा फिक्टिशियस। रियलाइजेबल किसको बोले? जिसको बेच के पैसा आएगा, यानी जिसका मार्केट वैल्यू है, वो हमारे लिए रियलाइजेबल। फिक्टिशियस किसको बोलेंगे? जिसको मार्केट में बेच नहीं सकते, जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको हमने क्या बोले थे? फिक्टिशियस। तीसरा कैटेगरी हमने डिवाइड किए थे बैलेंस शीट पर्पस में। बैलेंस शीट पर्पस में एसेट को हमने दो टाइप में डिवाइड किए थे, एक तो फिक्स्ड एसेट और इसको हमने नॉन करेंट एसेट भी बोले थे। दूसरा हमारा था करंट एसेट, जिसको हमने करंट एसेट ही बोले थे, है कि नहीं? तो ये था हमारा एसेट के टाइप जो हमने अभी आपको दिखाया। तो ये था पूरा एसेट का क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है लायबिलिटी। एसेट संपत्ति जो हमारा इनकम जनरेट कर रहा था, लायबिलिटी इसका जस्ट उल्टा, इसकी वजह से हमारा पैसा जाएगा, जाने वाला है, वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। यानी जिसके लिए बिजनेस लायबल टू पे, उसी को हम बोलते हैं लायबिलिटी। ओके, रेज करें इसको। Liability, business for which business is liable to pay। जिसके लिए बिजनेस लायबल है पेमेंट करने के लिए, वही हमारे लिए क्या होता है? वही हमारे लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी होता है जिसका हमें चुकाना है। और दूसरी बात में बोले तो जिसका हमने सुविधा तो ले लिए बट पैसा अभी तक हमने पेमेंट नहीं करे। सुविधा हमने ले लिए, पैसा पेमेंट अभी तक हमने नहीं किए, तो उसको हमने क्या बोले? उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। यानी सुविधा ले लिए बट कंसिडरेशन नहीं चुकाया, वही हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब हम इस लायबिलिटी का टाइप लेके बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, यानी मालिकाना। मालिकाना हक के ऊपर बेस करके एसेट कितने टाइप का है हम यहां पर बात करेंगे। ओनरशिप के ऊपर बेस करके हम लायबिलिटी को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। क्या? एक तो इनसाइडर्स लायबिलिटी, दूसरा आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इनसाइडर्स लायबिलिटी किसको बोलेंगे और आउटसाइडर लायबिलिटी किसको बोलेंगे? इनसाइडर्स यानी बिजनेस का इनसाइडर्स के प्रति बिजनेस का जो लायबिलिटी है। अब तुम बोलोगे सर प्रोप्राइटरशिप हुआ तो? बिल्कुल, प्रोप्राइटरशिप हुआ तो आपका बिजनेस और प्रोप्राइटर, बिजनेस का प्रोप्राइटर के प्रति जो लायबिलिटी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनसाइडर।
अगर कंपनी हुआ तो शेयर होल्डर, पार्टनरशिप हुआ तो पार्टनर्स के प्रति। ये जो बिजनेस का अपने अंदर यानी इनसाइडर्स पर्सन के प्रति बिजनेस का जो लायबिलिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनसाइडर्स लायबिलिटी, जिसको आप कैपिटल बोल के भी जानते हो। यानी लायबिलिटी टूवर्ड्स द इनसाइडर्स पर्सन। इनसाइडर्स पर्सन के प्रति बिजनेस का जो लायबिलिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर्स लायबिलिटी। तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी कौन को बोलेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी यानी बिजनेस के बाहर वाले के प्रति। बिजनेस के बाहर वाले मतलब, बिजनेस के बाहर वाले मतलब बिजनेस का क्रेडिटर, बिजनेस का लोन गिवर, ये सब क्या है, जो बैंक बिजनेस को लोन दे रहा है, जो पर्सन बिजनेस को लोन दे रहा है, या जिससे बिजनेस उधारी में सामान खरीद के ले रहा है, वो सब बिजनेस का आउटसाइडर है। यानी जिसका बिजनेस के हक में कोई डिसीजन देने का कोई बात नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर। जो बिजनेस के चलाने के लिए कोई डिसीजन नहीं दे सकते उनको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स बोलते हैं। तो आउटसाइडर के प्रति बिजनेस का जो लायबिलिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स पर्सन। आउटसाइडर पर्सन के प्रति जो बिजनेस का लायबिलिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है कैपिटल। और भी होता है वो हम बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, अभी बस सिंपल सा जान के चलो, कैपिटल यानी बिजनेस का मालिक ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था वही बिजनेस का इनसाइडर लायबिलिटी है। चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल हो, कोई भी हो, वो सब क्या होगा, इनसाइडर लायबिलिटी बोल के माना जाएगा। उसी जगह पर बिजनेस के बाहर वाले, बिजनेस के बाहर वाले कौन होते हैं, जैसे क्रेडिटर, जिसने सामान उधारी में दिया वो क्रेडिटर है ना। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जो बिजनेस को सामान उधार में देता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। यानी क्रेडिट गिवर, जो उधार देता है, क्रेडिट गिवर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ऐसे डेब्ट रिसीवर को डेटर बोला जाता है, जो हमने संपत्ति की क्लास में देखे थे। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर जो है, जो हमें क्रेडिट दे रहा है, बिजनेस को क्रेडिट दे रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, बाहर वाले के प्रति लायबिलिटी। तो क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, या फिर कोई अदर, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आउटसाइड। ऐसे ही डिबेंचर वगैरह कंपनी के केस में ये सब आउटसाइडर लायबिलिटी बोल के माना जाता है। जो बिजनेस के बाहर वाले होते हैं, जो जिनका बिजनेस में डिसीजन में कोई मतलब नहीं रहता या कोई हक नहीं रहता, उनको हम बोलते हैं आउटसाइडर। बट कैपिटल ओनर का बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसीलिए ये इनसाइडर लायबिलिटी और इनको हम बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। इरेज कर दे तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, ओनरशिप के ऊपर बेस करके आपका लायबिलिटी का टाइप। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके। बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके लायबिलिटी कितने टाइप का वो हम बात करने जा रहे हैं। पहले ये बताइए, समझ में आ गया, हो गया सबका, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकेंड कैटेगरी लेके बात करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट पर्पस। बैलेंस शीट पर्पस में हमारा जो लायबिलिटी होता है वो दो टाइप का होता है। क्या बोला मैंने, एक तो आपका नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और दूसरा आपका करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी हम किसको बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी हम किसको बोलते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, जिस लायबिलिटी को आप पेमेंट करेंगे, संपत्ति के केस में क्या होता है, ज्यादा टाइम तक आपका इनकम जनरेट करके दे रहा था, तो लायबिलिटी में क्या होगा, एक लंबे समय दिया जाएगा जिसके दौरान आप रिपेमेंट कर सकते हो। तो जिस लायबिलिटी के रिपेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए मुझे एक लंबा समय दिया जाता है, यानी एक पीरियड से ज्यादा समय काल दिया जाता है,
पीरियड पेमेंट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। और जिसको हमें विद इन ए पीरियड पेमेंट करना पड़ता है या ऑन डिमांड पेमेंट करना पड़ता है, ऐसे लायबिलिटी को हम बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो जिस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आपके पास एक लंबा समय है, उसको हम बोलेंगे नॉन करेंट, और जिसको पेमेंट हमें तुरंत करना पड़ेगा या ऑन डिमांड करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे करेंट लायबिलिटी। repayment period is more than a year। एक साल से ज्यादा समय काल जिसमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी बन जाएगा। और करेंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, जिसको रिपेमेंट मुझे विद इन ए पीरियड या ऑन डिमांड, repayment done within a period or on demand, उसको हम बोलते हैं क्या, करंट लायबिलिटी। एग्जांपल बताओ आप। कैपिटल, बिल्कुल सही, बैंक लोन, डिवेंचर, ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म में पेमेंट होता है। बट वहीं पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपका क्रेडिटर, बिजनेस का जो क्रेडिटर है, जिन्होंने बिजनेस को सामान उधारी में दिया, वो बिजनेस के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। वो क्रेडिटर भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि ऑन डिमांड उसको पेमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही बिल्स पेबल, जो बिल आपको पेमेंट करने के लिए आप लायबल हो, उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। ऐसे ही जिस बिल से पैसा आने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपका संपत्ति है, बिल्स पेबल वहीं पर आपका करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट लिया है जो विद इन ए टाइम पीरियड मुझे उसको पेमेंट करना या चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ऐसे जो ओवरड्राफ्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओडी। ऐसे लोन को या ऐसे शॉर्ट टर्म लोन को हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। इसके अलावा और भी कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो उसको भी हम करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे, जो विद इन ए ईयर या ऑन डिमांड पेमेंट करना हमें पड़ेगा। तो हमने लायबिलिटी का टाइप लेके बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया लायबिलिटी क्या होता है, जिसके लिए बिजनेस लायबल है पेमेंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जिसको चुकाना बिजनेस का लायबिलिटी है, मतलब लायबल है जिसको चुकाने के लिए, वही बिजनेस का लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी नॉर्मली कौन सा होता है, जिसके लिए हमने सुविधा तो ले लिए बट पैसा अभी तक हमने चुकाए नहीं, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलते हैं। ये लायबिलिटी मेनली दो टाइप का होता है, हमने आपको अभी दिखाया था। एक तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, मालिकाना के ऊपर बेस करके, ओनरशिप के ऊपर बेस करके लायबिलिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। क्या दो टाइप था आपका, एक तो आपका इनसाइडर्स था और दूसरा आपका आउटसाइडर्स था। बिजनेस के इनसाइडर्स के प्रति जो बिजनेस का लायबिलिटी होता है उसको हम इनसाइडर्स लायबिलिटी बोल रहे थे। बिजनेस के बाहर वाले के प्रति जो बिजनेस का लायबिलिटी होता है उसको हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलते हैं। सेम ऐसे इस तरीके से दूसरा टाइप जो हमारा था कैटेगरी, वो था बैलेंस शीट पर्पस में। बैलेंस शीट पर्पस में हम लायबिलिटी को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट क्या है, ये आपको फाइनल अकाउंट के क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट क्या है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में एक बिजनेस का करंट डेट का पोजीशन क्या है वो पता लगता है। यानी करंट डेट में एक पर्सन के पास कितना संपत्ति है और उसके अगेंस्ट में कितना लायबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ध्यान होगा, कोई भी लड़की वाले अगर लड़के के घर आता है, मान लो शादी के वजह में या लड़का देखने के लिए, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका मंथली इनकम कितना है, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। मंथली इनकम मतलब होता है आपका परफॉर्मेंस, आप डेली रिक्वायरमेंट आप पूरा कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद पूछा जाता है कि आपके पास कितना संपत्ति है, कितने भाई बहन हैं। क्यों, संपत्ति मतलब वही जमीन जायदाद कितना रखा हुआ है, वो सब आपका संपत्ति हो गया। और भाई बहन की पूछा है क्योंकि उसका लायबिलिटी पूछा जा रहा है कि उसके एवज में दावेदार कौन है। तो सीधी सी बात है, जैसे आप बैलेंस शीट यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको वहां पर जरूरी है सेम बिजनेस में भी एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ताकि बिजनेस के अंदर एक करंट पीरियड में कितना संपत्ति है और उसका कितना दावेदार है, कितना लायबिलिटी है, वो पता लग जाए। इसलिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं।
तो वो बैलेंस शीट पर्पस में जो हमारा लायबिलिटी होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो नॉन करेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हो, और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब जिसको रिपेमेंट पीरियड एक पीरियड से ज्यादा समय काल मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जिसको रिपेमेंट करने के लिए एक पीरियड से कम समय काल मिलेगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या जिसको हमें ऑन डिमांड पेमेंट करना पड़ेगा उसको भी हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि कैपिटल, जैसे बैंक लोन, जैसे बैंक से टर्म लोन, मॉर्गेज लोन आपने ले रखे हो, मॉर्गेज के केस में 5 साल 10 साल के लिए ये जो लोन ले रखे हो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म लोन, या टर्म लोन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। क्यों? लंबे समय मिलता है हमें पेमेंट करने के लिए, वही जगह पर जो हमें शॉर्ट टर्म में ऑन डिमांड पेमेंट करना पड़ रहा है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल या बैंक कोडिंग, ये सब क्या है, ये सब हमें ऑन डिमांड या एक छोटा समय काल के अंदर हमें पेमेंट करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। तो ये था आज का हमारा क्लास। किसी को कोई क्वेरी है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।